So children, last we did this numerical portion. Next today we'll be studying what is called as disequilibrium. As I always keep on saying while teaching this unit कि भाई स्टार्टिंग का नटशल तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया। तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब तो बाद में जानेंगे, पहले इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इन मोशन कम्स टू रेस्ट। सर समझ गए? बच्चे स्कूल से घर आए सो गए, इक्विलिब्रियम हो गया। अरे वो नहीं होता इक्विलिब्रियम। सर बॉडी इन मोशन, बच्चा स्कूल से घर आ रहा है एंड सर बेड पे जाके सो गया तो रेस्ट कर रहा है, तो बॉडी इन मोशन कम्स टू रेस्ट इज इक्विलिब्रियम। अच्छा, मतलब स्लीपिंग को इक्विलिब्रियम बोलते हैं सर? अरे ना प्रभु ना, ऐसा नहीं होता। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब स्टेबल पॉइंट पे आके रुक जाता है, जिसमें फर्दर उसकी इंटेंसिटी आगे मूव करने की या पीछे मूव करने की नहीं होती, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट, और यू कैन बेटर से when the items which shows inflow of foreign currency equals to the item which shows outflow. जितना फॉरेक्स आया और उतना ही गया, that is the situation of equilibrium. बट अगर आया ज्यादा गया कम, डिसइक्विलिब्रियम। गया ज्यादा आया कम, ये भी डिसइक्विलिब्रियम। आई रिपीट, आया बराबर गया बराबर, इट इज इक्विलिब्रियम। 10,000 करोड़ आए, 20,000 करोड़ गए, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। 10,000 करोड़ आए, 10,000 करोड़ गए, दिस इज इक्विलिब्रियम। इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज 10,000, आउटफ्लो 12,000, इंपोर्ट ज्यादा था, इट इज डिसइक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? इनफ्लो 15,000, आउटफ्लो 12,000, इट इज ऑल्सो डिसइक्विलिब्रियम, बट ये अच्छा वाला है, ये अच्छा वाला है। तो आप एक एग लीजिए, बॉईल करिए और उसको काट के माइक्रोस्कोप के नीचे रख दीजिए, और सड़क से थोड़ी सी मिट्टी उठाइए एक कटोरी में, उसको भी माइक्रोस्कोप के अंदर रख दीजिए, और दोनों में आपको बैक्टीरियल मूवमेंट नजर आएगा। But egg has good bacteria and that mud bowl has bad bacteria. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो बस यही चीज यहाँ पे भी है। तो डिसइक्विलिब्रियम हमारा बैक्टीरिया है, गुड भी होता है और बैड भी होता है। तो मम्मी कभी आपको बोलती है बॉइल्ड एग मत खाओ, आज ट्यूसडे है सर, राम 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 राम। चलिए पनीर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मम्मी कभी बोलती है पनीर मत खाओ? नहीं नहीं, बिल्कुल खाओ, गुड बैक्टीरिया होता है उसके अंदर। बट मम्मी कभी कहती है मिट्टी खा लो? एब्सोल्युटली नॉट। वो बोलती है मिट्टी से दूर हटो, मत खेलो, तो दैट इज बैड बैक्टीरिया। तो डिसइक्विलिब्रियम दो तरह का होगा। इंपोर्ट से पैसे जो आ रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्ट से जो पैसे आ रहे हैं वो ज्यादा हैं, और इंपोर्ट से जो जा रहे हैं वो कम है, तो वी हैव सरप्लस। टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, इसकी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब होती है? जब फॉरेक्स बाहर जा ज्यादा रहा है और आ कम रहा है। तो डेफिसिट वाला जो डिसइक्विलिब्रियम है, दैट इज वेरी अनोइंग चिल्ड्रन, समस्या उसमें आती है। समझ में आई बात कि नहीं? 100 करोड़ रुपीस आपको लॉटरी प्राइज मिल गया, ये प्रॉब्लम नहीं है। 100 करोड़ रुपीस आप बेट में हार गए, दिस इज द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड दिस? समझ में आया? पक्का? मेरे पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनका IIM में सिलेक्शन हो गया। मतलब भैया तो किसी और के, मेरे भैया नहीं लगते, मेरे तो जूनियर है बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया खुश है, वो बेचारा बहुत दुखी है, क्योंकि उसके पिताजी को 40 लाख रुपए लोन लेना है बैंक से। मैं पहले ही समझा रहा था 12th क्लास में, सीए कर लो बेटा, सुखी रहोगे, एकदम एकदम सुखी रहोगे। और सीए में इतनी मेहनत कर लो जितनी कैट क्वालिफाई करने में करोगे। कम से कम अगर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नहीं भी आई, ठीक ठाक रैंक आ गई, तो अच्छी कंपनीज में ट्रेनिंग का मौका मिल जाएगा। अच्छी कंपनीज में बढ़िया काम करोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 5-10 साल, कंपनी तुम्हें अपने खर्चे पे IIM कोलकाता बेच के 1.25 साल का एग्जीक्यूटिव MBA करा देगी, तुम्हारे पैसे नहीं लगेंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कह रहे सर आपकी बात बचपन में माने ही नहीं। मैंने कहा 55 साल तक तुम परेशान रहोगे। ओके चलिए, सो समझ में आ गया बच्चों, सरप्लस एंड डेफिसिट। सो कॉजेस क्या होते हैं भाई एडवर्स इक्विलिब्रियम के? अगेन मैंने बोला था ना, दो तरह का सॉरी इक्विलिब्रियम नहीं, डिसइक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक गुड और एक बैड। समझ में आ गया? सो चिल्ड्रन ब्रॉडली देयर आर 3 फैक्टर्स, कॉपी में मेंशन कर लीजिए, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, श्रीलंका का जो प्रॉब्लम है, वो चाइना की वजह से, सबको पता है। चाइना ने इतना फ्री में सामान उनको दे दिया कि वो सब नालायक बन गए, कामचोर बन गए। इंडिया में ये प्रॉब्लम इसीलिए नहीं है बिकॉज हमारे लोग नालायक और कामचोर नहीं है। एटलीस्ट मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अर्निंग पर्संस की बात कर रहा हूं। ओके आप खुश मत हो जाए, अपनी मतलब इज्जत अफजाई हो रही है आपकी। तो सो कॉल्ड वहां की गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, अच्छा ठीक है ये भी फैक्ट्री ले जाइए, अच्छा ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर पे अपने लोगों को लगा दीजिए एंड ऑल दैट।
तो कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री, तो अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज पूरे बर्बाद कर लिए, पूरी तरह से भयंकर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो गए, और जब अपना मतलब निकल गया चाइना का, श्रीलंका और पाकिस्तान को छोड़ के चला गया। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको कोई एश्योरेंस दे दे भाई अगले 50 साल तक हम तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करेंगे, सारे, राइट फ्रॉम 2 रुपए की आलू की टिक्की से लेकर 2 लाख रुपए तक का आईफोन 14 प्रो मैक्स सुपर डायनेमिक अल्ट्रा रिच हैंडसम भी लगा लीजिए साथ में, हम सारे खर्चे पूरे करेंगे। तो भाई आपको काम चोर बनने में उस इंसान का पूरा योगदान था, तो आप काम करने की आदत छोड़ चुके होंगे, रिसोर्सेज वापस के लिए जा चुका है, उसका मतलब निकल गया 2 साल में तो छोड़ के भाग गया आपको, तो अब आप किसी लायक नहीं है। दीज आर सो कॉल्ड द रीजंस जिसकी वजह से इंपोर्ट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम कुछ बनाने लायक, बेचने लायक, एक्सपोर्ट करने लायक रह ही नहीं जाते, तो हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सर तो ये इकोनॉमिक है, सोशल है कि पॉलिटिकल है? अगर गवर्नमेंट की इनस्टेबिलिटी की वजह से फॉरेन कंपनीज आर नॉट कमिंग टू योर कंट्री, इट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल फैक्टर। हमारे इंडिया में इतने बेवकूफ टाइप के लोग हैं, टीचर जींस यूएस वाला पहन रहा है तो उसकी देखा देखी हमको वही पहननी है, और हम इंपोर्टेड ही पहनेंगे, हम इंडियन नहीं पहनेंगे। बच्चा कह रहा है कि हम इंपोर्टेड टॉफी लेंगे, हम इंडियन टॉफी नहीं खाएंगे, तो उसके पापा और मम्मी का काम है कान के नीचे 2 लगाएं उसको। इट इज सोशल फैक्टर, इट इज सोशल फैक्टर। और हमारी कंट्री में रिसोर्सेज है ही नहीं इतने अच्छे कि बाहर के देश के लोग यहाँ पे आए, बिजनेस करें, यहां से पैसा कमा के अपनी कंट्री भी ले जाएं, एक्सपोर्ट भी करें। इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक फैक्टर्स। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? चलिए एक एक करके सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो सो सबसे पहले है लार्ज स्केल डोमेस्टिक डेवलपमेंट। इंडिया चाहता है कि हम ढेर सारी फैक्ट्री सेटअप कर लें, बट इसके लिए मशीन कहां से आएगी? या तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इतना स्टील मैन्युफैक्चर कर दे, इतना रेगुलेशन ले आए कंट्री में कि मशीनें भी इंडिया में ही बनने लग जाएं, बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े। बट ऐसा नहीं हुआ। 48, 49, 56, 91 तक तो हाल बर्बाद थे, सबको पता है। हमने इतना मशीन इंपोर्ट किया बाहर से, वी बिकेम अ डेटर कंट्री। आई रिपीट, वी बिकेम अ डेटर कंट्री। क्यों किया इतना मशीन इंपोर्ट? ताकि मशीनें बाहर से आएंगी, रॉ मटेरियल भी आएगा, या रॉ मटेरियल मान लीजिए अपना है, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो जितना इंपोर्ट पे मशीन लाने पे पैसे खर्च कर दिए, वो 8-10 साल तक गुड्स बना के एक्सपोर्ट करने के लायक नहीं हो पाई। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके पापा ने बैंक से लोन लिया 2.5 करोड़ रुपए का, और आपकी बेवकूफी पूरी करने के लिए आपको कहां भेज दिया? ऑक्सफोर्ड। तो सर ऑक्सफोर्ड में पढ़ना बेवकूफी है? पूरा एग्जाम्पल तो सुन लीजिए पहले। आपने कहा आई एम एन इंडियन, आई विल सर्व माई कंट्री, आई वोंट मूव आउट, और मेरे को अपने गांव से बड़ा प्रेम है, मैं गांव छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब भाई गांव में तो कोई फैक्ट्री होगी नहीं, गांव में कोई कॉर्पोरेट ऑफिस होगा नहीं, आपके पास सिवाय फार्मिंग के कोई एक्टिविटी थी ही नहीं। जिंदगी भर फैमिली क्या पे कर रही है? 2.5 करोड़ के लोन का इंटरेस्ट। समझ में आ गया? तो देश का हाल भी कुछ ऐसे ही हुआ था। इतना पैसा बच्चे की एजुकेशन पे खर्च कर दिया कि उसके बाद जॉब उसने की नहीं, और हमारे पास सिवाय लोन पे ऑफ करने के, इंटरेस्ट पे ऑफ करने के और कोई चारा बचा ही नहीं। तो फैमिली टर्न आउट फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली टू अ सुपर पुअर फैमिली। सुपर पुअर फैमिली। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट के चक्कर में इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर लिए हमने। इंपोर्ट्स इतने ज्यादा कर लिए कि इंपोर्ट करने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज इतना पे करना पड़ा कि वो मशीनें 8-10 साल तक गुड्स प्रोड्यूस करके बेचकर उतना अर्न नहीं कर पाई। सो वी सफर्ड डिसइक्विलिब्रियम। खोपड़े में बात गई? पक्का? आपने ये दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल सुना होगा, मुंबई मेट्रो देखा होगा। दिल्ली मेट्रो में चलन कभी आपने ट्रेन खाली देखी है? नो। चाहे यूट्यूब पे वीडियो देखा हो, चाहे रियली में ट्रैवल करा हो, कभी खाली नहीं होती ट्रेन। मुंबई मेट्रो का भी यही हाल है बेसिकली, कोलकाता, हर जगह यही हाल है। सो आपको तो देख के लगता होगा मेट्रो वाले खूब पैसा कमाते हैं। मैंने दिल्ली में पटेल चौक पे एक बार मेट्रो म्यूजियम विजिट किया था, वहां पे एक एस्टिमेशन लिखा था कि 2031 तक सो कॉल्ड ब्रेक इवन आएगा दिल्ली मेट्रो का। ब्रेक इवन का मतलब पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, इतना एक्सपेंसिव, 10-10, 20-20 रुपए की सवारी करा के कितना कमाएंगे? 2031 तक नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। खोपड़े में बात गई। उसके बाद द दिल्ली मेट्रो विल स्टार्ट अर्निंग मनी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट स्टार्ट कब हुआ न्यू दिल्ली में? इन द ईयर
2000 मेट्रो का कंस्ट्रक्शन 2000 के आसपास स्टार्ट हुआ था। प्रैक्टिकली प्लानिंग 94-95 से चल रही थी। ओके, कंस्ट्रक्शन बहुत तरीके से, बहुत कायदे से 2001-2 के आसपास स्टार्ट हो चुका था। मतलब 2007-8 तक तो मेट्रो शायद चल भी गई थी वहां पे। तो ये प्लानिंग हमने स्टार्ट की और लगा 30-40 साल लगेंगे सिर्फ अपनी कॉस्ट कवर करने में, इतना पैसा लग गया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। बट यही काम गवर्नमेंट ने 1948 में भी किया था। डिफेंस के काफी आर्म्स, एम्युनिशंस, सो कॉल्ड इक्विपमेंट्स, ये सब खरीदे। बट आज तो भाई हमारी कंट्री में कमाई है, लोग पैसा देते हैं ऑल दैट, तब जाके 25-30 साल में ब्रेक इवन आएगा। 48 में तुम्हारी इतनी अर्निंग थी नहीं, तो इसलिए कंट्री सफर्स फ्रॉम डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि इंपोर्ट इतना ज्यादा हुआ मशीन का कि उस मशीन को इंस्टॉल करके हम गुड्स प्रोड्यूस करके इतना पैसा कमा ही नहीं पाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। चलो, लेकिन ना मेट्रो का 200 करोड़ रुपए लगता है 1 किलोमीटर काम कंप्लीट करने में। कितना? 1 किलोमीटर। और आप दिल्ली मेट्रो देख लीजिए कहां से कहां तक का एरिया है। इट हैज सो कॉल्ड, पूरा दिल्ली का एरिया पता है बच्चों कितना है? सिंगापुर का एरिया पता है? सिंगापुर इज अ कंट्री ना। एरिया इज अराउंड चिल्ड्रन 75 स्क्वायर किलोमीटर्स। दिल्ली 117 स्क्वायर किलोमीटर है। कंट्री से बड़ा हमारे देश का एक यूनियन टेरिटरी है, सोचिए। चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन, पीपल अंडरस्टूड दिस। अगला इकोनॉमिक फैक्टर, हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री। सर इससे कैसे होगा डिसइक्विलिब्रियम? पहले तो आपको बैड डिसइक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में लिख देता हूं। एक्सपोर्ट्स आर लेस एंड इंपोर्ट्स आर मोर। करेक्ट चिल्ड्रन? हमारी कंट्री में राइस, व्हीट, पल्सेस एटसेट्रा, ये सारा सामान अभी तक 80 रुपीज का मिलता था 1 kg। 80 रुपीज का मिलता था 1 kg। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। और चाइना में अगर इंडियन रुपी के कंपैरिजन में देखा जाए तो इट वाज 88 रुपी पर kg। यूएस किससे खरीदेगा बच्चों? हमसे खरीदेगा या चाइना से खरीदेगा? यूएस विल बाय फ्रॉम होम, फ्रॉम इंडिया और चाइना? वाई फ्रॉम इंडिया चलन? इट्स चीपर। और चाइना में क्या है? महंगा है। इंडिया में मल्टीपल रीजंस की वजह से इन्फ्लेशन आ गया। क्या आ गया? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई। ये जो 80 रुपी केजी का सामान था ये मिलने लग गया 94 में। अब यूएस के लिए सस्ता सेलर कौन होगा? चाइना। इवन कुछ इंडियंस भी कहां से खरीदने लग जाएंगे? चाइना से। तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस चिल्ड्रन? हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे दे वेंट डाउन। एक्सपोर्ट्स थे जो कम हो गए, और कुछ इंडियंस भी चाइना से खरीदने लग गए, भाई सस्ता मिल रहा है, कोई रिश्तेदारी थोड़ा है मोहल्ले के लल्लू हलवाई से हमारी, और इंपोर्ट्स हमारे बढ़ गए। तो व्हाट विल हैपन? सर गरीबी में आटा गीला, एक्सपोर्ट कम हो गया और इंपोर्ट बढ़ गया, गैप बढ़ गया ना बीच में, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में चला गया। तो जब आपके देश में महंगाई होती है, जो बाहर का बायर होता है ना, वो आपसे नहीं खरीदता, वो किसी और कंट्री जाके खरीदता है। लॉजिक अंडरस्टूड? कोई किसी का दोस्त या रिश्तेदार तो है ही नहीं। भाई मोहल्ले में आपको पता लग गया टोमेटो इज बीइंग सोल्ड एट 90 रुपी केजी, 2 किलोमीटर्स आगे जाएंगे जहां पे होलसेल मार्केट है, वहां पे 75 का मिल रहा है, तो व्हाट यू विल डू? आप 75 वाली मार्केट से खरीदेंगे। तो जब यूएस को हम 80 में दे रहे थे, देवर बाइंग फ्रॉम अस। चाइना में प्राइस 88 था, अब इंडिया में प्राइस 94 हो गया, तो यूएस किससे खरीदेगा? चाइना से। तो जो हमारा एक्सपोर्ट टुवर्ड्स यूएस हो रहा था, इट विल गो डाउन। समझ में आ रही बात? और सो कॉल्ड चाइना से उन्होंने खरीदना स्टार्ट कर दिया। इवन हमारे कुछ हिंदुस्तानी भाई बहन भी कहां से खरीदेंगे? चाइना से खरीदेंगे, वहां सस्ता मिल रहा है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो एक्सपोर्ट गोइंग डाउन, इंपोर्ट गोइंग अप, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम। और इन्फ्लेशन कैसे आएगा ये तो सबको याद है ना भाई, पक्का? सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ गई, सर कैसे बढ़ गई? रीजन तो एक बता दिया, एक और बता दीजिए सर। फसल खराब हो गई, कीड़े लग गए, बरसात ज्यादा हो गई, उतना आउटपुट निकल नहीं पाया, तो किसान अपना पेट भरने के लिए अपनी फसल को महंगी प्राइस में बेचेगा। दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हाट? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ में आ गया? प्लीज कॉपी डाउन दिस पॉइंट चलो। सो एनी कंफ्यूजन ऑन दिस? क्विक। Yes, sir. सो पीपल अंडरस्टूड कैसे डिसइक्विलिब्रियम आएगा? अंडरस्टूड? कंफर्म? और कभी कभी यूएस भी इसमें बदमाशी कर जाता है। सर कैसे? उनके यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये अभी पॉलिटिकल फैक्टर में आएगा,
यूएस बदमाशी करेगा मतलब वहां की गवर्नमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में है 5% और इंडिया में है 7%। Where our relatives would like to invest crores of rupees or dollars of them, their crores of rupees they would like to invest where? In India, क्योंकि इंडिया में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 7%। अब यहाँ पे यूएस खेल खेलेगा। यूएस क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1.25% बढ़ा देगा। तो यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 6.25। तो हमारे रिश्तेदार जो यूएस में है वो 2% के गैप के लिए तो इंडिया चले आएंगे, बट अब गैप इंडिया में और यूएस में कितना है? 0.75। समझ में आ गया? अब यूएस वाला क्या सोचेगा? यूएस गवर्नमेंट ने भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, कमाई पे यहाँ टैक्स पे छूट भी थोड़ी सी मान लीजिए मिल जाती है। इन्वेस्ट इन यूएस, डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में वो अपनी एफडी को कैंसिल कराएंगे, बैंक से पैसा लेंगे। बैंक किस करेंसी में पैसा देगा? रुपी में। और उस पैसे को कहां ले जाएंगे? यूएस। तो यूएस में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, डॉलर प्राइस 80 रुपी था। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के बच्चों 6.25% हो गया, डॉलर प्राइस 84 हो गया। क्यों 84 हो गया? समझ में आ गया? क्योंकि ज्यादातर लोग यूएस जाएंगे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहां से तो रुपी देगा बैंक उनको, बट कन्वर्ट किसमें करेंगे? डॉलर में। तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर प्राइस बढ़ जाएगा। ये यूएस की बदमाशी है चिल्ड्रन, समझ में आ गया? बट मोदी जी ने सेटिंग कर ली है बढ़िया रशिया से भी। और वो जो सिर में कपड़ा लगा के प्रेशर कुकर का पाइप बांधते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? शेख। अरे मैंगो शेक नहीं, रईस लोग गॉट इट। अभी भी नहीं बोलते, शेख बोलते हैं। शादी हुई नहीं, बीवी के चक्कर में फंसा हुआ है। गॉट इट क्लियर? तो शेख लोग से सेटिंग कर लिया मोदी जी ने, बहुत बढ़िया सेटिंग कि भाई हम तुमसे तेल खरीदेंगे, समझ में आ गया? और तुम हमारे आओ संगम, आओ काशी विश्वनाथ स्नान करने के लिए, बढ़िया तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और तुम वही रुपी ले आना जो हम तुमको देंगे। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो अब यूएस का ये जो डॉलर प्राइस बढ़ता है, इंडिया को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो यूएस की जो दादागिरी थी ना, ये बस 1-2 साल की कहानी है। उनकी हालत एकदम खराब है। अभी गए थे ना बिडेन साहब से मिलने, अंबानी जी को भी ले गए थे खाना खिलाने के लिए। मेरे को बोले, मैंने नहीं, मैं नहीं खाऊं, घास फूस खाते हो तुम लोग वहां पे, कुछ बढ़िया खाओ, बुलाओ तो आए। डिनर था मेरा ही, मैंने मना कर दिया उनको। खैर फिर उनको लेके जाते, आप लोग को लगता है सर हमको छोड़ के चले गए अकेले अकेले। चलिए शोषण करने वाले फैक्टरों पे आते हैं, दैट इज सोशल फैक्टर। इंडिया में लोग जो है ना बड़े लालची टाइप के हैं, और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ का रीजन है। सर कैसे लालची टाइप के हैं? ऐसे लालची टाइप के हैं, बढ़िया चल रहा है मोबाइल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट पड़ोस के 4 घर वालों ने आईफोन खरीद लिया तो हमने भी खरीद लिया। लालची तो है, लालची तो है। हिंदुस्तानी आदमी बहुत लालची टाइप का आदमी, इनसे लालची कोई है ही नहीं। घर में सोफा है, बहुत बढ़िया सोफा है, वो 2 घर छोड़ के शर्मा आंटी नया सोफा खरीद लिया, और मम्मी देखा ही सोफा। अब पापा से कह रही हैं कि सोफा बदलवाइए। पापा कह रहे अभी तो लिए थे 5 साल पहले। हाँ 5 साल हो गए। पापा कह रहे अभी तो लिए थे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ में आया? पापा अपनी मजबूरी बता रहे हैं, अरे अभी तो लिए थे भाग्यवंती, बढ़िया तो चल रहा है, कोई बैठता भी नहीं है सोफे पे। समझ में आया कि नहीं? इंडिया में तो 90% घरों में बेड पे ही खाना खाया जाता है, चटाई बिछा लेते हैं वो लोग और बेड पे खाना खाते हैं। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? और किसी को आप डाइनिंग टेबल पे खाना खिला दीजिए अपने घर में, कहेगा बड़े नक्शेबाज बन रहे हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? होता है, लोग सोचते हैं इंडिया में ऐसा। तो सो कॉल्ड बड़े लालची टाइप के लोग हैं। अब मम्मी ने कहा कि हमें नया फर्नीचर लेना है। पापा क्या बोले? मम्मी से डरते भी हैं सब लोग। समझ में आ गया? अब बार बार नहीं रिपीट करूंगा ये बातें, कितना दुख दोगे आप मेरे को। समझ में आ गया? अल्टीमेटली अगर पापा मम्मी को मना कर दे, मम्मी धमकी दे देंगी, आन दो करवा चौथ, मैं व्रत ही नहीं रखूंगी, एनुअल रिचार्ज टॉपअप होएगा ही नहीं आपका। अब पापा की हालत खराब। समझ में आ गया? अब फर्नीचर भी कौन सा खरीदना है? जो बिडेन के मौसी के घर में रखा वही वाला फर्नीचर खरीदना है। तो भाई इंपोर्ट करेंगे हम, तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। और हमारे हिंदुस्तान का चुरमुरा लाई चना भेलपुड़ी खाने कोई तैयार नहीं है, तो इंपोर्ट्स विल गो अप, एक्सपोर्ट्स में कोई चेंज है नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा। वो अमेरिका में लोग फटे चीथड़े कपड़े पहन रहे हैं, इंडिया में पहन रहे हैं। और बड़ा आसान है, इस कपड़े को आप अपने घर में बना सकते हैं। जीन्स लीजिए, उसके अंदर एक 2 रुपए वाला बंदर छाप पटाखा लगा दीजिए और जला दीजिए, फट जाएगी जीन्स अपने आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो लालची टाइप के लोग हैं, इनको वही इमिटेट करना है फैशन, तो भाई इमिटेट करना है तो आपका इंपोर्ट
बढ़ जाएगा। जारा और बर्रा पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है, ये फटे चीथड़े कपड़े बेचती रहती हैं। चप्पल सिर्फ बची हुई है बस, उसके चीथड़े भी नहीं उतरे। कुछ दिन में चप्पलें भी फट जाएंगी, जूता आगे सोल खुल जाएगा। फैशन है, हर चीज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को जानवर बना दे वो फैशन है। समझ में आ गई बात? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? तो चाइनीज गुड्स आर क्वाइट चीप। ये एक लड़का मैंने खरीदा हुआ आइसक्रीम लॉलीपॉप खाता रहता है, इसकी आइसक्रीम जो सीमेंट की है, व्हाइट सीमेंट लगा, पिघल नहीं रही है। तो चाइना से जब आप ढेर सारा सामान खरीदेंगे, दीपावली में ऑल लाइटिंग एलिमेंट्स आर चाइनीज बेसिकली, क्योंकि इंडिया वाला तो ज्यादा चलता ही नहीं है, वो खराब हो जाता है। चाइना वाला थोड़ा चल जाता है। तो जब इतना ढेर सारा इंपोर्ट चाइना से होगा, व्हाट विल हैपन? इंपोर्ट्स विल इंक्रीज। हमारी सर्विसेज को खरीदने को तैयार है नहीं। कहने को है सैमसंग ने नोएडा में प्लांट लगा दिया, एप्पल ने यहाँ प्लांट लगा दिया, वहां प्लांट लगा दिया। इतने चतुर हैं, सरकार को इतना बेवकूफ बनाते हैं, और सरकार पब्लिक को भी कभी कभी बेवकूफ बनाती है। वो मैक्सिमम प्रॉफिट इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते, वो इंडिया से बाहर ले जाते हैं। ये बात पहले की गवर्नमेंट को समझ में आती थी, घूस खाते थे, चुप रहते थे। हमारे मोदी जी ने एक स्ट्रिक्ट बोला हुआ है, सैमसंग वालों फैक्ट्री तो नोएडा में लगाने को दे रहे हैं, लैंड भी सस्ता दे देंगे, अगले 5 साल टैक्स भी नहीं लेंगे, बट ट्रांजिस्टर आईसी चिप बनाने की फैक्ट्री भी इंडिया में ही लगेगी, आप बाहर से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी के एग्जीक्यूशन में यही फर्क था। एक बार मनमोहन सिंह जी ने पॉलिसी पे कुछ डिस्कशन दिया और बताया हमने एक्ट बनाया हुआ है। मोदी जी ने बोला एक्ट तो बनाया है, इसके आगे ION लगाइए जरा, एक्ट को एक्शन में ले आइए। तो जब कोक और पेप्सी इंडिया आए थे, पता है उनके साथ क्या अग्रीमेंट था? जितना कोला कंसंट्रेट आप यूएस से इंपोर्ट करेंगे, उतना फल आपको यहां से किसानों का खरीद के एक्सपोर्ट करके, आगे सुनते जाइए, जूस बना के बाहर बेचना पड़ेगा। इन्होंने पता है क्या किया? फल तो खरीदा, पूरा फेंक दिया जाके, जूस बना के बेचा ही नहीं, क्योंकि जूस बना के अगर अपनी कंट्री में बेचेंगे तो वहां इनकी डिमांड कम हो जाएगी ना, फिर वो कोल्ड ड्रिंक कौन पिएगा जब जूस सस्ता बेचोगे? तो इन्होंने फेंक दिया, और उस पर हमारी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। क्योंकि उस समय होता क्या था भाई, पार्टिसिपेटिव कोलेशन गवर्नमेंट्स होती थी, मिलीजुली सरकार, सबका सबसे टांगा फंसा रहता था, सब बेईमान चोर चक्के टाइप के थे। अब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है, तो भाई हम ही हम है, बाकी सब चीज ही कम है। तो अब थोड़ा एक्शन माइकल जैक्सन वाला हो रहा है। समझ में आई बात? चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट सोशल फैक्टर इज हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, पहले एक घर में एक लैंडलाइन कनेक्शन होता था, अब एक पापा है, एक मम्मी है, उनके 2 बच्चे, एक दादा, एक दादी जी हैं, सबको आईफोन चाहिए, सबको आईफोन चाहिए। और कौन सा चाहिए? वही वाला आईफोन 15 प्रो मैक्स, सुपर अल्ट्रा डायनेमिक रिच ग्लैमरस हैंडसम। 3 लाख रुपए का फोन है। मैंने देखा 2.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन था, 1 TB का। मैंने 2.5 लाख में तो अच्छा आदमी है कि 1.5 लाख का ई रिक्शा खरीद ले, एक 1 लाख की बाइक खरीद ले, जिससे बात करनी हो मिला है उसके यहाँ जाके, 11-21 का लिफाफा भी लिया है, कम से कम खाना में भी खा लेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो भाई पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो वी आर डिपेंडेंट टू बाय मेनी थिंग्स। अब या तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे या तो कंट्री के अंदर बनाएंगे। कंट्री के अंदर ही बनाएंगे तो रिसोर्सेज कहां से आएंगे? बाहर से आएंगे। तो ये तो एप्पल वालों को थोड़ी सी अकल आ गई कि भाई अगली बार अगर कोविड टाइप कुछ आया तो हिंदुस्तानी आदमी तो जिंदा था, वहां तो फैक्ट्रियां बंद हो गई चाइना वगैरह में। क्यों जिंदा था आपको पता है? पप्पू हलवाई के साढ़े तेल के छोले भटूरे और राजू हलवाई का समोसा, चटनी वही वाली नालिक पानी से बनी है, तो उसने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की हुई है यहाँ के लोगों की। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स हाईली ट्रूथ, हाई ट्रूथ है ये। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछ लीजिए, इंडियंस को किसी जमाने में गिनी पिग्स कहा जाता था। दुनिया में कहीं भी दवाई बनती थी ना, इनके ऊपर टेस्ट की जाती थी कि इनके ऊपर काम कर गई तो हर जगह काम कर जाएगी, क्योंकि इनके अंदर जितना कूड़ा कबाड़ है दिमाग से लेके पेट तक में, वो कहीं पे भी नहीं। इट्स ट्रू स्टोरी चिल्ड्रन, इट्स ट्रू स्टोरी, इट्स ट्रू स्टोरी। जितना हम स्ट्रॉन्ग है अपनी इम्यूनिटी में अपने खान पीन की वजह से, इंडियन किचन्स आर द बेस्ट फार्मेसीज ऑफ द वर्ल्ड। पुराने जमाने में तो भाई चोट लग गई, हल्दी प्याज गरम करके लगा लो, एंटीसेप्टिक का काम करता था। दर्द हो रहा है तो हल्दी दूध में डाल दो, पी लो, दर्द निकल जाएगा बॉडी से। कुछ लोग सोचते हैं हल्दी के साथ गरम मसाला, लाल मिर्च, लौंग, इलायची ये सब डाल दे। अरे अब इतना थोड़ा चलेगा। गॉट इट क्लियर? तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ समझ में आ गया, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। आपने वो फन स्कूल का नाम सुना है? फन स्कूल एक कंपनी है जो टॉयज बनाती है बच्चों के लिए, बड़ी चोट टाइप की लुटेरू कंपनी है। अच्छा, टून्स का नाम सुना है? और इसका नाम सुना है? मिमी। ये मिमी कौन है सर? ये छोटे बच्चों के पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने वाली कंपनी है। समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया? चलिए
मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। 2007, समझ में आ गया? मार्च का महीना, दिन नहीं बताऊंगा नहीं तो लोग कहेंगे पार्टी दीजिए सर। माय सन वाज बोर्न, जो आप लोगों से 1 साल छोटा है। तो उस समय पालन पोषण पापा और मम्मी की छत्र छाया में किया गया। कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी उन सालों में। तो अगल बगल मोहल्ले में जो लोग नहीं होते, छोटे बच्चों के कपड़े वपड़े बनवाते हैं, तो उनसे बनवाए गए और सारा सामान लगभग 1500 से 2000 रुपए में बन गया। गॉट इट क्लियर? और बचपन में तो कपड़े कॉमन ही रहते, लड़का हो चाहे लड़की कुछ भी पहना दो, समझ में गया? स्टोरेज डिवाइस वो कपड़े रखने के लिए रहता है अलग से, तो वही सब कुछ बन गया, नॉर्मली आ गया। अब 2000 कौन सा ईयर था भाई, 18 महीना फरवरी, अगेन डेट नहीं बताऊंगा, माय डॉटर वाज बोर्न एंड आई वाज वेरी एंग्शियस कि भाई एवरीथिंग शुड बी दी बेस्ट। तो हमने 9,500 का सामान मिमी से खरीद लिया। उसमें से 7,500 का सामान तो आज भी बचा हुआ है एंड डॉटर इज 5.25 इयर्स ऑफ एज। इतना पागलपंती सामान खरीद दिया, इतना पागलपंती सामान। मिल्क बॉटल होती है 800 रुपए की मिल्क बॉटल, अब शौक में खरीद ली, अब लगता है कि इतनी पागलपंती की थी। और अपोलो मिलती है 215 रुपए की, उसमें 10% डिस्काउंट मिलता है। गॉट इट क्लियर? तो व्हाट दीज कंपनीज डू एक्चुअली, ये कंपनी रईस माँ बाप को बेवकूफ बनाती है। हम भी बने हुए हैं, क्योंकि जब पैसे होते हैं आपकी जेब में तो उल जलूल खर्चा आपका स्टार्ट हो जाता है और उसी का ये सब कंपनीज फायदा उठाती हैं। तो भाई जिसके पास पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास नहीं है वो फिर इलेजिटिमेट मीन से पैसा कमाता है। दोनों ही लोग जब खरीदेंगे ये सामान तो फॉरेन कंट्री से इंडिया में आएगा सामान, मैक्सिमम चाइना इनस बन के आता है सामान पूरा। गॉट इट क्लियर? तो क्या होगा, इंपोर्ट्स विल इंक्रीज, इंपोर्ट्स विल इंक्रीज। तो लोग ऐसी चीजों पे पैसा खर्च करते हैं जिनकी उनको कोई जरूरत ही नहीं है। बस 4 बार अमेज़न पे नोटिफिकेशन आ गया, नहीं अब तो खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मरेंगे तो आत्मा भटक जाएगी हमारी, हमें आत्मा शांत नहीं मिलेगी जब तक आईफोन नहीं आएगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए, तो पढ़ते सब लोग हैं बट फॉलो कोई नहीं कर पाता जीवन में इसको, समझ गए? आ गई बात बच्चों? चलिए, पॉलिटिकल फैक्टर, जितना ज्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगा उतना ज्यादा आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं होगा, इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं होगा तो फैक्ट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके ना कंट्री के अंदर बेच पाएंगी ना एक्सपोर्ट कर पाएंगी, एंड योर एक्सपोर्ट्स वुड बी किल्ड डाउन। बट जब आपके यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो सामान बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट्स आर गोइंग अप एंड एक्सपोर्ट्स आर नॉट एट ऑल देयर, और जितने थे भी वो धीरे धीरे कम हो गए। व्हाट विल हैपन, बीओपी क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। कौन सा डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, गुड वाला या बैड वाला? बैड वाला, बिकॉज इंपोर्ट्स आर मोर एंड एक्सपोर्ट्स आर लेस बेसिकली। समझे बात को या उड़ गई सिर के ऊपर से बात? गॉट इट क्लियर? कॉपी क्विकली चिल्ड्रन, चलिए। So we should correct this disequilibrium or let it be wrong children? We should. तो क्या करें, जिन्होंने डिसइक्विलिब्रियम किया था उसी का उल्टा करते हैं। तो सबसे पहले काम कुछ ऐसा किया जाए कि इन्फ्लेशन को कम करें। तो इन्फ्लेशन जब कम करेंगे, हमारे यहाँ जो सीरियल्स, दाल वगैरह, राइस वगैरह 80 रुपी केजी था, चाइना में इट वाज चिल्ड्रन 88 रुपी पर केजी। In our country, due to inflation, it went up to what? 94. तो यूएस किससे खरीदेगा? चाइना से। इवन हम भी चाइना से खरीदने लग जाएंगे, अपनी कंट्री से नहीं खरीदेंगे। तो एक तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए और इंपोर्ट्स बढ़ गए। तो व्हाट शुड बी डन, कुछ किया जाए कि इस प्राइस को 86 रुपी कर दिया जाए, 85 कर दिया जाए, ताकि यूएस वापस से हमसे खरीदे और हमारे लोग भी एटलीस्ट चाइना से ना खरीदें। तो सर कैसे होगा ये ऐसे होगा कि आपको अपनी कंट्री में सप्लाई या आपको अपनी कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सर कैसे इंक्रीज होगा, ये रिसोर्सेज हैं बट बिजनेसमैन के पास उतने पैसे नहीं है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, या किसान के पास फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट नोट छापे, आई रिपीट, गवर्नमेंट नोट प्रिंट करे, उन करेंसी नोट्स को लोन के फॉर्म में किसानों को दिया जाए और वो किसान सो कॉल्ड फैक्ट्री से ट्रैक्टर, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीदे और फैक्ट्री वालों को भी लोन दिया जाए। नहीं समझ मेरी बात? फैक्ट्री वालों को भी लोन दें कि आप ट्रैक्टर बनाइए, तो वो ट्रैक्टर बिकेगा आपका मार्केट में, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी विल इंक्रीज, तो इन्फ्लेशन विल ऑटोमेटिकली गो डाउन। जब इन्फ्लेशन कम होगा तो वापस यूएस क्या करेगा बच्चों, इंडिया से खरीदेगा। तो अभी ये था इंपोर्ट ऊपर वाला हैंड मेरा, एक्सपोर्ट नीचे वाला हैंड।
तो हमें इंपोर्ट तो अब करना नहीं क्योंकि हमारे यहाँ ही सस्ता है, बट यूएस दूसरी कंट्रीज हमसे खरीदेंगे बिकॉज हमारे यहाँ सस्ता है, तो एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो जो डिसइक्विलिब्रियम बैड वाला था वो गुड वाला हो जाएगा। समझ गए? इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। मैंने आपको बताया था ना एक अपनी स्टोरी में कि मनमोहन सिंह जी यूएस गए और बोला कि हमारे रुपये को 20% डीवैल्यू कर दीजिए आप। मतलब जो डॉलर अभी तक 60 रुपए का था, जो भी इंडियन डॉलर मांगने आए उससे 72 रुपीज से कम मत लीजिएगा। तो फॉर एवरी इंडियन हु विशेस टू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम यूएस, उसके लिए गुड्स खरीदना महंगा होगा कि सस्ता होगा? महंगा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट होगा। गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, एक्सपोर्टर्स की इनकम पे विल बी चार्जिंग व्हाट? 0 टैक्स। तो भाई बढ़िया है, हिंदुस्तान में बिजनेस करोगे मैक्सिमम 30% टैक्स देना है, एक्सपोर्ट करोगे तो 0 टैक्स देना है। सर गवर्नमेंट का क्या फायदा? गवर्नमेंट का ये फायदा है कि जो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका पैसा फॉरेन करेंसी में इंडिया में आएगा, तो कल को हम अपने इंपोर्ट्स उसी से पे कर देंगे। समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई? नेक्स्ट, मूविंग अहेड, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। अभी मैंने आपको ये पॉइंट बढ़ाया था। सो व्हेन इट इज ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी कमजोर हो गई, डेप्रिसिएशन। व्हेन इट इज अ गवर्नमेंटल मेजर, इट इज डिवैल्यूएशन। एंड एक्सचेंज कंट्रोल, ये क्या होता है? जस्ट नाउ आई हैव स्पोकन ऑन दिस। डिवैल्यूएशन भी एक एक्सचेंज कंट्रोल का तरीका है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आपने तो यूएस से बोला कि हमारा रुपी डिवैल्यू कर दो, उन्होंने आपकी बात मानी और 72 रुपी सो कॉल्ड डॉलर प्राइस कर दिया। कुछ टाइम तक इंपोर्ट्स बहुत कम थे और एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा। ये रिमोट पहले हम यूएस एक्सपोर्ट करते थे $1 का, इंडिया में वो कितना होता था? 60। आज यही रिमोट $1 का जब यूएस जाता है तो इंडिया में कितना होता है? 72। पता है क्या हुआ? इस वजह से इंडिया में डोमेस्टिक शॉर्टेज हो गई, क्योंकि कोई बिजनेसमैन अब इंडिया के अंदर सामान नहीं बेचना चाहता। कहां बेचना चाहता है? फॉरेन कंट्री में। और जो डोमेस्टिक शॉर्टेज हुई उसकी वजह से इंडिया में क्या आ गया? समझ में आ गया? व्हाई डोमेस्टिक शॉर्टेज अकर चिल्ड्रन? नहीं समझ में आया? 60 रुपए में हम ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचते थे इंडिया में, और यूएस में ये $1 में था, और $1 60 रुपए का था। अब इंडिया में तो 60 रुपए का बिक रहा है, बट डॉलर प्राइस कितनी हो गई? 72। आई रिपीट, इंडिया में 60 रुपए का बिक रहा है, यूएस में $1 का, बट डॉलर कितने का हो गया? 72। तो मेरे और आपके जैसा बिजनेसमैन क्या करेगा? इसको फिर एक्सपोर्ट करेगा ना। कहां एक्सपोर्ट करेगा? यूएस। तो वहां पे जब $1 हमको मिलेगा इंडिया में, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट? 72। तो वी विल बी हैविंग द इंटरेस्ट टू सेल इट इन इंडिया और एक्सपोर्ट। ऐसे ढेर सारी चीजें मैक्सिमम एक्सपोर्ट होने लग गई। इंडिया में इनकी शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज होगी तो भाई लोग तो खरीदना चाहते हैं बट सामान ही नहीं है। व्हाट विल हैपन? इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन के कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ेगा? सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। रिसोर्सेज ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड है, ना जमीन है एक्स्ट्रा, ना वर्कर एक्स्ट्रा, ना मशीनें हैं, और फैक्ट्री तो नहीं लग सकती इस रिमोट को बनाने के लिए। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट कहेगी एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम कर दो। क्या सारे एक्सपोर्टर्स को डंडा मारेंगे हम? आंसर नो। हम फिर यूएस के पास जाएंगे और उससे कहेंगे ये जो $72 किया ना, इसको कितना कर दो? 56। ये सारे के सारे लोग जो ये रिमोट एक्सपोर्ट किया करते थे, अब वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? अब $1 56 का है, तो रिमोट के बदले उनको $1 का इंडिया में कितना पैसा मिलेगा? सर अब दूसरी टीम जाग जाएगी जो आईफोन खरीदना चाहती है। $1000 का था पहले, 60,000 का था, 72 का हुआ, अब कितने का हो जाएगा? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? कंट्री में इंपोर्ट बढ़ जाएगा। इंपोर्ट एक लेवल तक बढ़े तो ठीक है, बट जब ये बहुत दिन तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा, फिर गवर्नमेंट कुछ करेगी। अच्छा सर यही काम है गवर्नमेंट का। हम सोचते हैं खाली बैठते हैं लोग, खाली नहीं बैठते हैं, डेली के बेसिस पे एनालिसिस और रिसर्च करते हैं क्या पॉलिसी बननी है। समझ में आ गया? तो 543 एमपीज जो होते हैं, 13 पढ़े लिखे होते हैं, 530 अनपढ़ होते हैं, वही 13 देश को चलाते हैं बेसिकली। ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज चिल्ड्रन एक्सचेंज कंट्रोल मेजर्स। जब लगेगा इंपोर्ट कम करना है, करेंसी को डिवैल्यू करा देंगे। जब लगेगा कि इंपोर्ट बढ़ाना है, रिवैल्यू करा देंगे। एक्सपोर्ट बढ़वाना चाहते हैं, डिवैल्यू कराइए करेंसी को। एक्सपोर्ट घटाना चाहते हैं, रिवैल्यू कराइए करेंसी को। तो ये डिस्क्रिप्शंस आरबीआई के हाथ में होते हैं पूरे के पूरे। अंडरस्टूड दिस और नॉट? चलिए
सो एक एक करके इनका ज्ञान मैं आपको देता हूँ। रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, ये तो सबको समझ में आ गया। तो बस कहने को है, क्लास में बड़ा अच्छा लगता है। से नो टू इम्पोर्टेड गुड्स, कौन सा खरीदे? माइक्रोमैक्स खरीदे 25,000 का, जो पता 3 दिन बाद चलेगा नहीं, ना लाए। खरीदेंगे तो सैमसंग ही हम। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन इज अंडरस्टूड। तो पहले डॉलर 40 रुपए का था, अब 45 का हो गया। तो यूएस से आने वाला सारा सामान बच्चों महंगा होगा कि सस्ता होगा? महंगा हो जाएगा। मोर पीपल विल बाय और लेस पीपल वुड बाय? मोर पीपल, लेस पीपल वुड बाय। लेस पीपल वुड बाय, तो इंपोर्ट्स विल गो। तो पहले ये था, ऊपर वाला हैंड मेरा इंपोर्ट, नीचे वाला एक्सपोर्ट। डॉलर महंगा हो गया, डिवैल्यू हो गया, गवर्नमेंट ने जानबूझ के दाम बढ़वा दिया, तो धीरे धीरे इंपोर्ट आपके कम हो जाएंगे और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट में था वो सरप्लस में चला जाएगा। बट बहुत सरप्लस भी अच्छा नहीं है, ढेर सारा डॉलर आ गया। अब क्या करें, अपनी कंट्री में तो चलना ही नहीं है, अपनी कंट्री में चलेगा ही नहीं, डॉलर तो नहीं चलेगा ना। तो अब लोगों को यहां से प्रमोट करेंगे कि जाओ इंडिया के बाहर घूम के आओ, थोड़ा आवारा बन के आओ। समझ में आई बात की नहीं? नहीं समझे? समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ यस बोलिए अंकित जी। तुम ऐसे समझ लो, नहीं हो जाएगा, पहले करके दिखाते हैं। ये डिब्बा है, इसके अंदर किसी जमाने में $10 होते थे, आज यहाँ पे 10,000 करोड़ डॉलर है। और इंडिया में लगातार यूएस से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है। तो इतने डॉलर हम करेंगे क्या? इतने डॉलर हम क्या करेंगे? हमें तो जरूरत ही नहीं है। तो इतने डॉलर जब इंडिया में आए, पहले $1 वॉज इक्विवेलेंट टू 54 रुपीज। ढेर सारे डॉलर्स इंडिया में आ गए। अब आरबीआई ने बोला हमारी सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्ट्री को, भाई कोई पॉलिसी बनाइए, हम अपनी गुल्लक खाली करें, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है भाई। तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बात की, अलग अलग अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बात की कि भाई आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए और थोड़ा सा फीस में डिस्काउंट दे दीजिए। तो एक स्पेशल रूल बना। और हार्वर्ड के अंदर भी एक प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उनके यहाँ बच्चे थे ही नहीं, उनके यहाँ बच्चे थे ही नहीं, क्योंकि यूएस में ज्यादातर बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि पैसे ही नहीं होते उनके पास, गरीब भिखमंगे होते हैं, वो मैकडॉनल्ड बर्गर पिज्जा बेचने चले जाते हैं, आवारा टाइप के होते हैं थोड़े से, और बंदूक चला के मारते भी हैं, रेसम भी करते हैं, वो सब भी करना उनको। हमारे यहाँ तो दादाजी कान के नीचे 2 लगाते हैं, सब सही हो जाते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जगह बहुत है, बट पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को 30% का डिस्काउंट दिया। तो सर यूएस का नुकसान नहीं होगा? यूएस कहेगा आपके 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे मोदी जी हम यूरेनियम प्रोसेस करेंगे, खोपड़े में बात गई, और उससे न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और आप ही के देश में मिसाइल लगाएंगे चाइना पे अटैक करने के लिए, चाइना को डराने के लिए। तो इंडिया का क्या फायदा है? हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे और चाइना हमसे डर भी जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? तो इंडिया से जब बच्चे यूएस जाएंगे पढ़ने के लिए, बाहर यूनिवर्सिटीज में, चिल्ड्रन यूएस यूनिवर्सिटीज में, तो कौन सी करेंसी लेके जाएंगे? तो ये जो डॉलर यहाँ पड़े थे गंगा मैया का स्नान करने के लिए जब जो बिड्डू आए थे यहाँ पे, तो वही डॉलर अब यहाँ से यूएस चला जाएगा। तो ये पॉलिसीज बनाई जाती है। अंडरस्टूड? हाँ हाँ, रूबल, हाँ रूपी रूबल। क्यों? अभी रशिया के लोग जब इंडिया आएंगे घूमने टहलने कुंभ मेले में 2025 में, तो वो रूपी लेके आएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो वो आएंगे ना जब उनको पैसा खर्च करना होगा। तो वही तो मैंने बताया ना, हमने भी यहाँ पे होल्ड पे डाल दिया कि भाई अब हम डॉलर नहीं ले पाएंगे। तो कैसे होल्ड पे डालेंगे? 54 रुपी का जो डॉलर था, इसकी प्राइस कर देंगे 24 रुपी। तो क्या अब यूएस से इंडिया आएगा इंसान? क्योंकि उसको पता है कि $1 लेके जाऊंगा, बदले में कन्वर्ट कितने में होगा? पहले तो 1 लीटर वाली पेप्सी में पीता था, अब मैं आधे लीटर वाली पेप्सी पी पाऊंगा, या वो 200 ml वाली बॉटल। तो अब वो यूएस से लोग इंडिया नहीं आएंगे। और ये जो पैसा है वो यहां से कैसे एग्जॉस्ट कराया जाएगा? हमने डिस्काउंटेड फीस पे अपने बच्चों के एडमिशन की बात कर ली है। यूएस को इसमें क्या फायदा होगा? वो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज कर लेंगे। तो भाई धंधा पानी ऐसे चलता है, इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और क्या। समझ में आया? मान लीजिए पड़ोस की आंटी जी हैं, लगातार आपकी मम्मी ने 5 दिन तक उनके घर में बढ़िया बढ़िया पकवान भिजवाए, और वहां से बदले में क्या आता है? बर्फ जमे हुआ कटोरा। तो अगली बार अब आपकी मम्मी कोई पकवान नहीं भेजेंगी उनके यहाँ। ओके। रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, पीपल अंडरस्टूड? जब इन्फ्लेशन को रिड्यूस करेंगे तो क्या एडवांटेज होगा? हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ओके। एक्सचेंज कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑर्डर एक्सपोर्टर टू सरेंडर देयर फॉरेन एक्सचेंज टू द सेंट्रल बैंक। ये थोड़ी सी बकवास लिखी हुई है। एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स को किसी जमाने में बच्चों
अलाउड होता था अपने पास फिजिकली फॉरेन करेंसी रखना, अब नहीं होता। अब दो तरह के अकाउंट्स खोले जाते हैं, एनआरओ अकाउंट एंड एनआरई अकाउंट। एनआरओ इज नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल करेंसी अकाउंट, एनआरओ इज नॉन रेजिडेंशियल ओवरसीज करेंसी अकाउंट। इसमें गिने चुने कंट्रीज की करेंसीज आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें कितनी भी कंट्री की करेंसीज आप होल्ड कर सकते हैं। तो शायद 5% की लिमिट है आईएमएफ की एंड आरबीआई की, जहां तक मेरी नॉलेज बोलती है, वैसे आप गूगल कर लेंगे। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स अपने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का 5% की लिमिट है, लाइक इट इज कैपिटल पे लिमिट है, सेल प्रोसीड पे कुछ ऐसा है, कुछ अमाउंट है जितना आप होल्ड कर सकते हो, बाकी का पैसा आपको बाय डिफॉल्ट कमर्शियल बैंक के थ्रू आरबीआई को देना पड़ेगा। आप अपने घर में डॉलर नहीं रख सकते। अगर मान लीजिए आप यूएस घूमने गए और आपको पता है कि भाई डॉलर जो है 85 रुपीज का है और मेरे को वहां पे $1000 खर्च करने हैं, तो आप 85,000 रुपी इंडिया में बैंक को देकर बदले में कितने डॉलर्स ले गए? 1000। वापसी में आप यूएस से आए $900 खर्च करके, कितना बचा आपके पास? $100। कुछ कलाकार लोग होते हैं वो $100 अपने घर पे रख लेते हैं, और जब दाम बढ़ता है ना तो मोहल्ले में कोई दूसरा यूएस जा रहा हो तो उसको भेज देते हैं, क्योंकि बैंक देगा 92 रुपीज, हमसे 90 में ले लो। बैंक 4% का करेंसी कन्वर्जन टैक्स भी लेगा, हम वो भी नहीं लेंगे। हम तुम्हारा रुपी ब्लैक मनी वाला ले लेंगे, बैंक वो भी नहीं लेगा। तो मोहल्ले वाले आपस में अदला बदली कर लेते हैं। अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? सामान है आरबीआई का, प्रॉफिट कमाते हैं हिंदुस्तानी लोग। तो गलत बात है ना भाई, मेरा सामान है मेरी दुकान पे तो मैं कमाऊंगा, आप थोड़ा कमाएंगे। तो आप कमेमोरेशन के लिए $1 $2 का नोट कुछ रख लीजिए, दैट इज अलाउड, बट ये $100 $2 लाख ये सब रखना आपको अलाउड नहीं है। सुना होगा लोग घर में रेड वेट पड़ती है, लोग डॉलर में भी घर में पैसा रखते हैं, तो ये तो डबल डबल नुकसान है। आप किसी दूसरी करेंसी को होल्ड इस तरह से नहीं कर सकते। डेज वर देयर जब फिजिकल करेंसी अलाउड थी, बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, बट अब तो आप यहां से एटीएम कार्ड लीजिए, यूएस में जाइए एटीएम मशीन में लगाइए, फटाफट डॉलर बाहर आएंगे। जापान में जाइए एटीएम मशीन में फटाफट येन बाहर आएंगे। तो जिस करेंसी में आप चाहेंगे उस करेंसी में आपको पैसा मिल जाएगा। तो नाउ अडेज इट इज नॉट अलाउड टू कैरी मनी, और इवन फिजिकल मनी भी जब आप लेके जाएंगे तो शायद लिमिट 1,20,000 या कुछ ऐसे लिमिट फिक्स की हुई है, उससे ज्यादा फिजिकल कैश कैरी भी नहीं कर सकते हैं। और सर कैसे पकड़े जाएंगे? वो रेलवे स्टेशन पे मशीनें होती है ना, वो तो टाइम पास मशीन होती है, एयरपोर्ट पे टाइम पास नहीं होती है। एक एक्स्ट्रा चींटी भी अगर होगी आपके लगेज में, वो वहीं खुलवा देंगे पूरा लगेज आपका। समझ में आ गया? और कहीं आपकी किस्मत शाहरुख खान की तरह हुई तो 2-4 पैंट 2-4 जीन्स पहन के जाइएगा, वो तो कपड़ा उतार के तलाशी लेते हैं वहां पे। यूएस में तो हर इंसान को चोरी समझते हैं वो लोग। अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? तो ये सब मत सोचिएगा कि अरे डॉलर ले आते हैं रख लेते हैं कमा लेंगे। अब वो देश 1980 वाला नहीं है। वो बॉलीवुड की मूवीज में होता था, स्मगल करके लंबी मूंछ वाला एक्टर जो था वो जूते के नीचे ले आया। इनके सब वो होते हैं खबरी टाइप के लोग, ये सब पहले ही बताते हैं ऐसा है। तो आपको लगता है कि आपको कोई नहीं जानता, मेरे को लगता है मेरे को कोई नहीं जानता, बट ये पुलिस वाले सबको जानते हैं। आप गूगल करेंगे मेरे घर की लोकेशन, शाहरुख कैमरे पे आपको मेरा नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा गूगल पे। तो पुलिस का आईबी का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहता है। व्हेन यू बाय 10 आईफोन्स इन यूएस, आपका डेटा एयरलाइन कंपनी के थ्रू, कस्टम्स के थ्रू सबको भेज दिया गया है। जब आपकी अटैची में दिखता है 10 आईफोन रखे हैं, तो कस्टमर वाला कहेगा 10 आईफोन क्या बेचने ले जा रहे हो? हाँ, लो बेटा 40% की पहले इंपोर्ट ड्यूटी दे दो हमको, फिर इनको बाहर लेके जाना। फिर वहां पे आप जुगाड़ पानी करेंगे, नहीं एक पापा का है एक मम्मी का है, एक पापा का एक मम्मी का। तो कितने पापा मम्मी है? अरे एक ससुर है एक सास है, एक हमारे पापा एक इनके पापा, अच्छा अच्छा, एक सौरसर के ले आए हैं एक उनके ले आए हैं। तो जुगाड़ पानी हो तो बात अलग है, एल्स वो देख के समझ जाते हैं who's a smuggler and who's a genuine person carrying things to give to his relatives। पता लगा 5 एलईडी टीवी ले आए थैंक्स गिविंग सेल में, ये 5 क्या करोगे? पूरे घर बार के बदल दूंगा। तो कस्टम ऑफिसर कहेगा पहले भैया आप इस पे कस्टम ड्यूटी दीजिए, नहीं तो हम इसको रिलीज नहीं करेंगे। हाँ 10 लोग गए, वो लोग एक एक टीवी साथ में ले आए अपने नाम पे और बाद में 10 आपको दे दिए, ये सब चल जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट एक एक जना 15-15 पता लगा पहन के ले आए, 15 चेन पहन के ले आए बप्पी लहरी की तरह, वो वसूल लेंगे आपसे कस्टम ड्यूटी, वो स्मगलिंग मानेंगे इन सब चीजों को। ओके चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, द सेकेंड चैप्टर ऑफ द यूनिट फॉरेन एक्सचेंज। क्विकली चिल्ड्रन चलिए। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस टॉपिक, मैं 2 बातें लोगों को बता दूं ताकि लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि लिटरली फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ये तो आपको पता है चिल्ड्रन। द रेट एट विच अ कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर द करेंसी ऑफ सम अदर कंट्री।
तो दो बातें फॉरेन एक्सचेंज को समझने से पहले जानना बहुत जरूरी है. द फर्स्ट इज चिल्ड्रन कॉल्ड एज डिमांड फॉर डॉलर्स एंड चिल्ड्रन सप्लाई ऑफ डॉलर्स. इंडिया और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें बच्चों, तो डिमांड फॉर डॉलर्स विल बी वेयर इन इंडिया एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स विल बी फ्रॉम वेयर यूएसए. आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना? लॉ ऑफ डिमांड तो सब बच्चों ने पढ़ा है. तो चिल्ड्रन लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली व्हेन प्राइस इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू द क्वांटिटी? डिक्रीजेस. And when price decreases, what happens to the quantity? Increases. Very good, excellent answer. Law of supply भी सबने पढ़ा हुआ है. When children price increases, what is the willingness of the seller? To sell more. And when price decreases, what will be the willingness of the seller? To sell less. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. Assume yourself as an Indian and you are willing to buy goods from US. आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो बदले में आप डॉलर ही देंगे. तो इंडिया में डॉलर की डिमांड होगी, यूएस से डॉलर्स की सप्लाई होगी. रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? बच्चों डॉलर जो था वो 80 रुपीस का था और आपके जैसा इंपोर्टर $1000 लेना चाहता है, दैट इज 80,000 रुपए देकर, क्योंकि उसे इंपोर्ट का पेमेंट करना है. सो कॉल्ड we'll be plotting it somewhat like this. Understood children? Children understood? बच्चों समझ गए? अब अगर बच्चों डॉलर का प्राइस 84 रुपीस हो जाता है, क्या सिमिलर अमाउंट ऑफ डॉलर्स हिंदुस्तानी लोग खरीदना चाहेंगे? सामान खरीद के पेमेंट करना चाहेंगे? डॉलर्स महंगे हो गए हैं तो पब्लिक की डिमांड सिर्फ और सिर्फ कितने डॉलर्स की रह गई है? $800 की. एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है चिल्ड्रन. तो जब भी डॉलर महंगा हो जाएगा, less people would be there to import goods from US or more people would be there children? Less. समझ में आ गया? Due to certain reasons डॉलर का प्राइस गिर के 72 रुपीस हो गया. More people would be there to import goods or less people would be there to import goods? आंसर children? डॉलर का प्राइस 72 हो गया, पहले 80 था. ज्यादा लोग यूएस का सामान खरीदना चाहेंगे या कम लोग? ज्यादा लोग. सो एकदम लॉ ऑफ डिमांड का एप्लीकेशन है बच्चों. ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब आप गए, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन, और जब आप ए पॉइंट से सी पॉइंट पे गए, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपेंशन. सो दिस इज एक्सपेंशन एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्शन. सब लोग समझ गए? तो ये जो कंटेंट हमने लिखा, दिस इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडियंस. समझ में आ गया? इंडियंस की अगर बात करें तो ये कौन से इंडियंस हैं? इंपोर्टर्स, जिनको आप क्या बोलेंगे? बायर्स, जिनको आप क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स. भाई लॉ ऑफ डिमांड तो कंज्यूमर्स पे ही लगता है ना? आंसर. सो अगर डॉलर का दाम बढ़ जाता है तो वील बी विलिंग टू इंपोर्ट लेस, और घट जाता है तो वील बी विलिंग टू इंपोर्ट मोर. चलें आगे, चलें आगे. डॉलर का प्राइस 80 रुपये था. आपके मौसा जी $1000 यूएस से इंडिया लेकर आए. इन इंडियन करेंसी कितना हो गया बच्चों? चिल्ड्रन इन इंडियन करेंसी इट इज हाउ मच? 80,000 रुपीज. और बढ़िया इंडिया घूम टहल के चले गए, बहुत मजा आया उनको. वापस गए
और मौसी से कह रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, जाओ तुम भी घूमाओ। इज दैट क्लियर? और डॉलर का प्राइस बढ़ के तब तक 86 हो चुका था। तो मौसी भी बोली ठीक है मैं इंडिया घूमने जाऊंगी। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों। मौसा जी ने बताया था कि $1000 में तुम इंडिया पूरा घूम लोगी। 80 रुपी का $1 है, $1000 कितने के हो गए बच्चों? 80,000 के। तो मौसा जी ने बताया कि $1000 में पूरा इंडिया घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मौसी जी ने कहा ठीक है। जब तक मौसी जी का प्लान बना, डॉलर का प्राइस कितना हो गया? 86। ये बढ़ता घटता कैसे आपको स्टार्टिंग बताया गया। मौसी जी भी अगर $1000 ही सिर्फ लाती हैं तो रुपी में वो कितना होगा बच्चों? 86,000। तो मौसी जी विल बी मोर हैप्पी देन मौसा जी, और मौसा जी वॉज मोर हैप्पी देन मौसी जी। मौसा जी वॉज मोर हैप्पी। फिर से सुनिए, आपके मतलब मौसा जी के साथ ठीक रिश्ते हैं नहीं। $1000 इंडिया घूमने में लगेगा, 80 रुपए का $1 है। तो मौसा जी $1000 जब यूएस से लेके इंडिया आते हैं तो यहाँ पे जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच में, तो फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच वाले लोग उनको कितना रुपया देंगे? 80,000 में बढ़िया पूरा हिंदुस्तान घूम घाम के गए, आखिरी का 2100 रुपए उनकी जेब में बचा था। आपके मौसा जी थे, उन्होंने आपसे पूछा किनसे पढ़ते हो इकोनॉमिक्स, आपने मेरा नाम लिया, वो लिफाफा बना के 2100 का मेरे को दे गए। अब प्लेन का टिकट बुक था, वहां पे मौसी जी उनको एयरपोर्ट पे उतार लेंगी, मतलब एयरपोर्ट पे रिसीव कर लेंगी। तो उनके पास पैसे ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और रास्ते पर गुनगान करते गए इंडिया का। तो मौसी जी ने कहा नाउ आई विल आल्सो ट्रैवल टू यूएस। तब तक 3 महीने का टाइम हो चुका था और यूएस का जो डॉलर था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो कितने रुपए का हो गया? 86। मौसी भी अगर $1000 लेके आती हैं तो उनको यहाँ का बैंक कितने पैसे देगा? 86,000। तो कौन ज्यादा अच्छा इंडिया घूमेगा? हाँ, मौसी जी का वाराणसी छूट गया था, मौसा जी का वो लखनऊ घूम के चले गए थे सिर्फ। गॉट इट क्लियर? या मुंबई छूट गया था या चेन्नई छूट गया था, मौसी जी वो भी कवर कर लेंगी, क्योंकि उनके 86 रुपीज वाले डॉलर्स कितना रुपए हो गए? 86,000। मौसी जी ने कहा मैं एक काम करती हूँ, फायदा तो हो ही रहा है मेरे को, मैं $1200 खर्च करके आऊंगी, $200 और। तो क्यों मौसी जी और डॉलर खर्च करना चाहती हैं? क्योंकि एग्जिस्टिंग से ही इतना ज्यादा एडवांटेज है कि वो सोचो और खर्च कर ले। अंडरस्टैंडिंग? मान लीजिए कि भाई बर्गर 45 का था, आप मन बना के गए थे मैकडॉनल्ड में एक खाएंगे, बट अगर पता लग गया 15 का है, मम्मी 4 खा लेंगे अब, क्योंकि 45 में तो 3 आ ही जाएंगे, अब एक और खा लेते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई चिल्ड्रन, लॉ ऑफ सप्लाई, इधर प्राइस बढ़ा, इधर सप्लाई बढ़ गई। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए, एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मौसा जी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं यूएस में, 1,000 करोड़ डॉलर लगेंगे। 80 रुपए का $1 है, तो मौसा जी के 1,000 करोड़ डॉलर कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कराएंगे? 80,000 करोड़ रुपीस का, ऐसा ही होगा ना शायद, या चलिए 8 लाख करोड़ व्हाट्सएवर। अब डॉलर का दाम बढ़ गया, तो जब डॉलर का दाम बढ़ेगा 80 वाला 1000 से मल्टीप्लाई हो तो 80 हुआ, 86 जब मल्टीप्लाई हो तो 86,000 हो जाएगा। तो जब बच्चों डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, मोर अमेरिकन वुड कम टू इंडिया और लेस अमेरिकन वुड कम। जब दाम बढ़ता है तो ज्यादा आते हैं कि कम आते हैं गुड्स? सेलर की दुकान पे बिकने के लिए ज्यादा आते हैं। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? और छोटा करता हूं एग्जाम्पल को, $1,000 का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करिए तो फैक्ट्री लग जाएगी, और डॉलर कितने का है? तो आप $1,000 इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया में कितना लगेगा? 80,000। बट 2 महीने बाद डॉलर 86 का हो गया, तो दिस विल गिव एन इंसेंटिव टू अमेरिकन टू कम टू इंडिया और नॉट? क्योंकि अब उनका $1,000 इंडियन करेंसी में कितना होगा? 86,000। तो उनको तो $1,000 ही लाने हैं, बट यहाँ पे पैसे बढ़ जाएंगे। और अगर किसी वजह से बच्चों डॉलर का प्राइस गिर के 70 हो गया, those Americans would be demotivated or still they would be motivated? अब डिमोटिवेट हो जाएंगे, वेट करो, क्योंकि दाम गिरा हुआ है, जब बढ़ेगा देन वी वुड गो। तो चिल्ड्रन सो कॉल्ड आपको एग्जैक्टली यहां पे नजर आ गया सप्लाई का बिहेवियर, यस और नो? सो सप्लाई और डिमांड सबको क्लियर हो गया चिल्ड्रन फॉरेन करेंसी का? तो जब प्राइस बढ़ेगा वी इंडियंस वोंट इंपोर्ट, घटेगा वील इंपोर्ट मच मोर। डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, मोर अमेरिकन वुड लाइक टू कम टू इंडिया। गिरेगा, कहेंगे ना बाबा ना, अभी नहीं जाना, क्योंकि अभी हमारे पैसे कम है वहां पे। जब 86 होगा तो हमारे पैसे ज्यादा हो जाएंगे, हम इंडिया जाएंगे। अब लोग कहेंगे सर आपने कहानी पढ़ाई क्यों? ये कहानी पढ़ाने का खास रीजन है, ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों तो क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन।
एक्सपेंशन, और नीचे की तरफ आएगा तो चलिए अब डिमांड और सप्लाई की शादी में चलते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए फटाक से। तो नाउ पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज। तो आप कहेंगे सर ये हमें पागल बनाया जा रहा है फिर से, सर मैक्रो के पैसे लेके माइक्रो पढ़ाया जा रहा है। राइट डाउन डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक्चुअली ये टॉपिक हर बच्चे को गलत पढ़ाया जाता है 12th क्लास में। इट इज नॉट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन तो कुछ सरकार करेगी, हम आप थोड़ा करेंगे भाई, हम सिर्फ उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। डी डिमांड एंड SS सप्लाई slopes are understood by all in the previous graph children. चलिए this is DD demand slope and this is SS supply slope. So the green one represents supply of foreign currency in India from US and red one represents demand of dollars in India by Indians. तो एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया, $1000 अगर एक्सचेंज करने हैं तो ₹80। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई पक्का। ड्यू टू सर्टन रीजंस, आई रिपीट चिल्ड्रन, ड्यू टू सर्टन रीजंस एक्सचेंज रेट बढ़ के हो गया 84 रुपीज। हाउ मच? 84 रुपी। अब सर ये 84 कैसे हुआ, बस यही आपको समझाना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मोर एंड मोर इंडियंस विश टू गो टू US। सर वाई? हायर स्टडीज के लिए, यहां तो लोअर स्टडीज कर ली है। मोर एंड मोर पीपल विश टू बाय गुड्स फ्रॉम US। ज्यादा से ज्यादा लोग US में छुट्टियां मनाने जाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग रेसिज्म सीखने US जाना चाहते हैं। तो US जाएंगे बच्चों तो कौन सी करेंसी खर्च करेंगे? डॉलर। समझ में आ रही मेरी बात सबको? तो डॉलर की डिमांड बच्चों बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, मिल पाए ना मिल पाए दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर बच्चों डिमांड बढ़ गई डॉलर की, what will happen due to this effect to the price of dollar children? प्राइस बढ़ के 84 हो गया। तो सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, डॉलर की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो उनका फेडरल रिजर्व सिस्टम गिरगिट की तरह रंग बदलेगा और हमसे ज्यादा पैसे लेगा। समझ में आ गया? अच्छा सर अगर डॉलर की डिमांड घट जाएगी तो हम ऐसे बनाएंगे, वो नॉट एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है। घटेगी कैसे ये बता दीजिए भाई, या तो बढ़ेगी या तो नहीं बढ़ेगी, बस काम खत्म। घट कैसे जाएगी? नहीं समझ में आया? घट कैसे जाएगी? घटने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ईदर पीपल आर विलिंग टू गो टू US, डिमांड विल इंक्रीज। व्हेन दे आर नॉट गोइंग टू US, देयर विल बी नो डिमांड। गिरेगी कैसे डिमांड भाई? सर हमको तो मार्केट इक्विलिब्रियम दोनों पढ़ाया गया था, एक तो पागल बनाया गया था आपको। पढ़ना तो एक ही होता है, या डिमांड बढ़ेगी, समझ में आ गया, या डिमांड घटेगी। भाई घटेगी कैसे? कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? आपको अगर पढ़ना है तो मैं बना सकता हूं यहाँ पे, ये सप्लाई को कट करेगा और आपका डॉलर प्राइस गिर जाएगा, बट दैट वुड बी नथिंग एल्स बट बेवकूफी। ओके, इसीलिए आपको बुक में भी सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड मिलेगा, डिक्रीज इन डिमांड नहीं मिलेगा। आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, आत्मा शांति के लिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है इसको समझाने का। डिमांड कम कैसे हो गई? डिमांड नहीं है, आई कैन से दिस। कम कैसे हो गई? भाई कम होगी नहीं, होगी ही नहीं बेसिकली, तो कम जैसा तो शब्द ही नहीं है। तो चलिए इसी का उल्टा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। व्हेन डिमांड गोज डाउन, सप्लाई रिमेनिंग सेम, कंट्री हैज सरप्लस अवेलेबिलिटी। सुनाई पड़े बच्चों? कंट्री हैज सरप्लस अवेलेबिलिटी, और इस सरप्लस डॉलर्स को खपाने के लिए व्हाट RBI वुड डू? RBI लोगों को कहेगा आओ 75 रुपीज में ही ले जाओ। समझ में आ गई बात?
समझ में आ गई बात? बट आपको बुक में सिर्फ इंक्रीज मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा ही नहीं, और रीजन यही है, रीजन यही है। लोग जाना चाहते हैं यूएस तो भाई डिमांड बढ़ जाएगी, नहीं जाना चाहते देयर वुड बी नो डिमांड, घटे कैसे? ओके, बात समझ में आ गई बच्चों? तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन प्लीज लिख लीजिए, डिमांड चेंजेस एंड सप्लाई इज कांस्टेंट। Demand changes and supply is constant. Children, drawn everybody, सबको समझ में आ गया? पक्का? Should I clear the screen? चलिए, moving ahead. The other example. सबको स्क्रीन क्लियरली नजर आ रही है? अब ध्यान से सुनिए, फिर से एक और ग्राफ आप इस तरह का बनाएंगे। पता नहीं क्या जादू करके मोदी जी चले आए यूएस में। 2025 में कुंभ में ढेर सारे लोग यूएस में नहाना ही छोड़ दिए जनवरी में। यूएस गवर्नमेंट को लगा कोई बीमारी आ गई है, इनको नहाने से सोचते हैं मेल्ट हो जाएंगे। दे सेड कि नहीं, हमको इंडिया जाके कुंभ मेले में प्रयागराज सिटी में ही नहाना है, वहीं हमारे पाप धुलेंगे। उनको लगा पाप कोई साबुन यहाँ पे मिलता था, शैम्पू था, उससे धुल जाते हैं सारे पाप, और वो चले आए। तो चिल्ड्रन, व्हेन दे विल कम, विल दे बी कमिंग बेयर हैंडेड, भिखारी की तरह आएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। दे विल कम टू इंडिया, और जब इंडिया आएंगे तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। और हमारे आरबीआई ने नाटक करना स्टार्ट कर दिया। आरबीआई कह रहा है देखिए भाई, आप लोग मोदी जी के कहने पे आए हैं, बट वो पॉलिटिकल लीडर हैं, हम कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम चलाते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट बॉडी हैं। अगर डॉलर के बदले रुपी चाहिए, 74 मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहिए तो बताओ, नहीं तो पतली गली से साइड में निकल लो। तो इन दैट केस, व्हेन डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस, सरप्लस हो जाएगा कंट्री में डॉलर्स का। जब सरप्लस हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू इट्स प्राइस चिल्ड्रन? इट विल गो डाउन। तो आरबीआई रंग दिखाएगा कि भाई हमें आपके डॉलर नहीं चाहिए, हमारे लोग यहाँ नहीं पढ़ते, आपके इंस्टीट्यूशन में क्या पढ़ने आएंगे। तो इन दैट केस अगर आपको रुपी चाहिए तो भाई 74 मिलेगा, 80 नहीं मिलेगा। अब वो वापस तो जाएंगे नहीं फ्लाइट से, क्योंकि भाई आए इंडिया नहाने के लिए, पाप धुलने कम से कम अपने। गॉट इट क्लियर? बट देयर कुड बी सर्टेन रीजंस, बकवास रीजंस कुड बी देयर, जिससे सप्लाई में चिल्ड्रन डिक्रीज। अब भाई या तो सप्लाई होगी या तो नहीं होगी, ये डिक्रीज वाली कौन सी कहानी है? ये तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आता हमको। तो इसीलिए आपको सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई ही एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जाता है। चलो, तो जब सप्लाई डिक्रीज हो गई, कंट्री विल हैव शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स, एंड शॉर्टेज के केस में एवरीबडी नोज दैट द प्राइस गोज अप। लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? So here we can write supply changes and what is constant children? Demand is constant. Easy or difficult? पक्का? तो जब आप बुक से अगर टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई बस बताएगा और कुछ नहीं बताया गया। और होता कितने रीजंस की वजह से मैंने आपको सब बता दिया है। तो दिस वाज द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की कैसे आप एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम इसका एक फॉर्मल व्यू देखेंगे बस। ठीक, पढ़ना आपको यही है, 3 तरह के क्वेश्चन इस पे आएंगे, एक रिप्रेजेंटिंग डिमांड फॉर डॉलर्स, एक सप्लाई और एक डिटर्मिनेशन। ज्यादातर डिटर्मिनेशन आता है, डिमांड सप्लाई नहीं पूछते आपसे। ओके, चलिए कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।